अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 टन सोना, जी हां, एक देश का 500 टन सोना एक शिप में बोर्ड हो गया है और अब वो उस शिप के थ्रू एक दूसरे देश जा रहा है, बट कुछ ही समय बाद वो गायब हो जाता है और ना ही उस देश पे वो वापस लौट के आता है, तो आप क्या सोचेंगे? जी हां, ऐसा इस दुनिया के इतिहास में एक बार हो चुका है, जब एक देश का सोना जो कि करीबन 500 टन था वो एक दूसरे देश गया, बट कभी भी वापस नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। आज हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ स्पेन्स मॉस्को गोल्ड, जी हां, स्पेन के सोने के बारे में। तो स्वागत है आपका मेरे नए चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन में, जहां पर मैं आपको इतिहास में दबी हुई उन घटनाओं के बारे में बताता हूं जो काफी रोचक है, वो भी अपनी स्टाइल में। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं स्पेनिश मॉस्को गोल्ड की। 1936 का समय था, जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्पेन की। और 1936 में स्पेन में चालू हो चुकी थी सिविल वॉर। जी हां, यहां पर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे स्पेन में कंट्रोल हासिल करने के लिए। उस समय स्पेन के प्रधानमंत्री थे फ्रांसिस्को लार्गो काबेलारो, जी हां, और ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में थे क्योंकि उस समय स्पेन में जो सिविल वॉर चल रही थी वो अपनी चरम पे चली गई थी और उस समय स्पेन जो था वो कभी भी कोलैप्स कर सकता था। रिबेल्स, जो कि सरकार की विरोधी ताकतें, काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और देश जो था वो दो धड़ों में डिवाइड हो चुका था। एक वो लोग जो कि सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और एक वो लोग जो कि सरकार के विरुद्ध में थे और रिबेल्स को, विरोधियों को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब उस समय इन दोनों धड़ों के बीच में युद्ध, लड़ाई चरम पे थी। आगजनी, लड़ाइयां, विरोध प्रदर्शन काफी हो रहे थे उस समय स्पेन में। उस समय प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा था कि उनकी हार निश्चित है, उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है और ये हार उनको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी क्योंकि विरोधी काफी पावरफुल हो चुके थे और वो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो स्पेन में काफी तेज हो चुका था। जनता भी उनका बहुत अच्छे से साथ दे रही थी और स्पेन की सरकार कभी भी गिर सकती थी। उस समय प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को लार्गो कैबेलारो काफी दबाव में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है और इस तरीके से उनकी सरकार और उनकी पार्टी स्पेन में गायब कर दी जाएगी और ये भी हो सकता है कि रिबेल्स के द्वारा जो उनके विरोधी हैं वो उनके सरकार के मंत्रियों, यहां तक कि उनको खुद को भी मार दें। मतलब उनकी जान भी खतरे में थी और उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके सरकार के लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी जान भी काफी खतरे में थी। यहां पर प्रधानमंत्री ने अपनी आर्मी और अपनी फोर्स को यह आदेश दिया कि आप जाइए और इन विरोधियों के अगेंस्ट एक्शन लीजिए और जो हो सके वो कीजिए। बट यहां पर एक पेच था, स्पेन की आर्मी उस समय इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो सकी थी। यही नहीं, स्पेन की आर्मी के पास ना कहीं ढंग के हथियार थे, ना ही उनके पास किस तरह के गोला बारूद थे, ना उनके पास कोई टैंक्स थे। मतलब उनके पास हथियारों की बहुत ज्यादा कमी थी। अब प्रधानमंत्री ने तो आदेश दे दिया, बट आर्मी प्रमुख ने बोला कि हम इस लेवल पे जो विरोध हो रहा है स्पेन में और जिस तरीके से हमारे पास हथियार है और जो हमारी तैयारी है वो इनफ नहीं है कि हम उन विरोधियों का सामना कर सके और इस विरोध को दबा सके। यहां पर अब प्रधानमंत्री काफी दबाव में आ चुके थे क्योंकि उनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो एक और मीटिंग आयोजित करते हैं। यहां पर वो आर्मी के सारे सीनियर मंत्रियों के साथ बैठते हैं, साथ में वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाते हैं जिनका नाम है जुआन नेग्रिन। जी हाँ, ये नाम हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रधानमंत्री के साथ में बैठते हैं और आर्मी ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स जब बताते हैं कि दिक्कत कहां है तो वो बताते हैं कि स्पेन की आर्मी को चाहिए हथियार, अच्छे प्लेन्स, अच्छे टैंक्स, मतलब सारे हथियार और पूरी की पूरी नई रेजिमेंट उनको चाहिए होगी हथियारों की। एक बहुत बड़ा हथियारों का बेड़ा उनको रिक्वायर्ड है, तभी वो विरोधियों का डटकर सामना कर पाएंगे और इन विरोध प्रदर्शन को दबा पाएंगे। अब यहां पर स्पेन के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांगते हैं कि वो उनको हथियार प्रोवाइड कराए। बट उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था और दुनिया के सारे बड़े देश जो थे, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में आपको एक बात याद रखनी है कि जो स्पेन था वो न्यूट्रल बना हुआ था, ना वो जर्मनी के साइड में था, ना वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साइड में था। मतलब वो बिल्कुल न्यूट्रल था उस समय, क्योंकि वो अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा था क्योंकि उसके देश में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों से सहायता मांगी कि आप प्लीज हमको हथियार प्रोवाइड कराइए,
तो सभी देशों ने मना कर दिया। उन्होंने किसी तरीके के वेपन्स उनको नहीं दिए और उन्होंने बता दिया कि अभी हम सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा हमको जरूरत है हथियारों की। अब यहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, जुआन नेग्रिन। ये प्रधानमंत्री को एक आइडिया सुझाते हैं जो कि उस मीटिंग के बाद था। मतलब आर्मी के अधिकारी अब बाहर जा चुके हैं, अब केबिन के अंदर दो लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जुआन नेग्रिन प्रधानमंत्री को एक सलाह देते हैं कि वो बताते हैं कि स्पेन के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। जी हां, उस समय स्पेन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। करीबन कहा जाता है कि 800 टन गोल्ड जो था वो उस समय स्पेन के पास था। आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्पेनिश साम्राज्य काफी ज्यादा डेवलप साम्राज्य था और इन्होंने काफी देशों पे अपना कब्जा किया और वहां से लूटपाट करी। एग्जाम्पल के लिए जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उसमें केवल आप ब्राजील को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर स्पेन ने राज किया है। और यहां ही नहीं, राज तो किया ही है, अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, सभी चीजें उनको प्रोवाइड कराई हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पेन का इस दुनिया में कितनी बड़ी छाप है और जो भी लूटपाट उन्होंने करी थी वो सारी स्पेन लेके गए थे। इसीलिए उस समय स्पेन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद था, कम से कम 800 टन सोना। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे पास सबसे ज्यादा अभी गोल्ड के रिजर्व है। एक ऐसा देश इस दुनिया में है जो इस गोल्ड के बदले हमारी सहायता कर सकता है। हमको हथियार, जो भी चीजें हमको चाहिए, हथियार, टैंक्स, एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स, जो भी हमको चाहिए होगा वो प्रोवाइड कराएगा। वो देश है सोवियत यूनियन। जी हां, सोवियत यूनियन को अगर हम अपना गोल्ड प्रोवाइड कराते हैं या वहां पर अपना गोल्ड जमा करवा देते हैं, ऐसे गिरवी रख लेते हैं, या आप समझ सकते हैं कि जमानत या गिरवी रख देते हैं उस गोल्ड को, तो उस गोल्ड के बदले हम सोवियत यूनियन से हथियार खरीद सकते हैं और बाद में जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम वो पैसा देके उस सोने को छुड़ा लेंगे। ये आइडिया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जुआन नेग्रिन ने प्राइम मिनिस्टर को दिया। बट जब फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ये राय देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर की इस राय को एक तरीके से बिल्कुल खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सोना है ये स्पेन की विरासत है और ये हमने स्पेन की बुरी कंडीशन के लिए जमा करके रखा हुआ है कि जब स्पेन के ऊपर कोई आपदा आएगी, यहां पर लोगों के पास दिक्कतें आएंगी और उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब हम इस गोल्ड का यूज करेंगे अपनी जनता को सुख सुविधा देने के लिए और जीवन यापन करने के लिए। ये गोल्ड हमेशा एक सरकार से दूसरी सरकार में ट्रांसफर होता रहता था, बट एक चीज उनको हमेशा पता थी कि इस गोल्ड की वजह से ही दुनिया में स्पेन अपना रुतबा बनाए हुए है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड उस समय स्पेन के पास था। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को एक बात बोली कि आप क्या चाहते हैं, या तो आप इस सोने को बचा लीजिए या आप खुद को बचा लीजिए, क्योंकि अगर विरोधी यहां तक आ गए तो वो ना आपको छोड़ेंगे ना मुझको छोड़ेंगे, यहां तक कि अपने आपके परिवार को भी वो खत्म कर देंगे। जरूरत है अभी कि अपने आप को बचाया जाए, सोना तो हम वापस ले लेंगे। उस समय प्रधानमंत्री को भी यह बात समझ में आई और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपना जो गोल्ड है, कम से कम 500 टन गोल्ड जो है वो रशिया के बैंकों में गिरवी रखेंगे और उसके बदले में हम रशिया से हथियार खरीदेंगे। आदेश दे दिया गया, बट एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आदेश दिया गया था ये बिल्कुल जनता से गुपचुप तरीके से दिया गया था। किसी को भी इस आदेश की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ना ही इस डिसीजन की जनता को कोई खबर दी गई थी। मतलब ऑफिशियली मीडिया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। ये सारी चीजें जो हो रही थी वो ढके छुपे हो रही थी। यहां तक कि सरकार के भी काफी कम ऑफिशियल्स थे जिनको इस बात का पता था और इस आइडिया और इस योजना के बारे में पता था कि रशिया में हमारा सोना जा रहा है और रशिया से हथियार आने वाले हैं। बहुत ही गुपचुप तरीके से ये पूरी प्रोसेस की गई और स्टार्ट हुई ये प्रोसेस सितंबर 1936 में। जी हां, सितंबर 1936 में 500 टन सोने को अलग अलग डब्बों में पैक किया गया और बिल्कुल गुपचुप तरीके से इनको ट्रकों में रखकर पोर्ट तक भिजाया गया। जी हां, क्योंकि ये पोर्ट में गए, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती थी कि जो सोना था वो स्पेनिश बैंक से जो है वो बंदरगाह तक जाता था। ये पूरी प्रोसेस जो होती थी वो रात में होती थी, चोरी छुपे होती थी, जिससे कि किसी को भी कुछ भी पता ना लगे। और ठीक एक महीने बाद अक्टूबर 1936 को ये जो गोल्ड था एक शिप पे चढ़ा दिया गया, शिप में लोड कर दिया गया और ये शिप निकल चुका था रशिया की राजधानी मॉस्को के लिए। स्पेनिश सोना मॉस्को पहुंच चुका था, मतलब रशिया पहुंच चुका था। इस सोने के साथ में स्पेन के ऑफिशियल जो कि प्रधानमंत्री के काफी खास थे, वो लोग भी इस गोल्ड के साथ मॉस्को पहुंचे। रशियन गवर्नमेंट ने उन्हीं के सामने, जितने भी स्पेनिश ऑफिशियल्स थे उन्हीं के सामने सारे गोल्ड्स के
जो बॉक्सेस थे वो ओपन किए बैंक में ले जाकर, और उन्हीं के सामने एक एक गोल्ड की बार जो थी उसका वजन कराया। सभी का सिस्टमेटिक उनके सामने वेट हुआ, सभी की सील साइन हुए, सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हर गोल्ड का उन्होंने रिसिप्ट जो थी वो उनको प्रोवाइड कराई। यही नहीं, जो ट्रीटी रशिया और स्पेन के बीच में हुई थी कि अभी हम इस गोल्ड के बदले हथियार ले रहे हैं और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम हथियारों का पैसा आपको दे के इस गोल्ड को वापस कर लेंगे, इस एग्रीमेंट पे भी साइन हुए और इस एग्रीमेंट की कॉपीज जो थी वो स्पेन भी भिजवाई गई। बट फिर भी ये सारी चीजें हो गई। यही नहीं, जब ये सारी चीजें एक बार कंप्लीट हो गई उसके बाद रशियन हथियार जो थे वो स्पेन पहुंच भी गए। मतलब रशिया ने हथियारों की डिलीवरी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। यहां पर एक चीज मैं बता दूं, जब ये प्रोसेस हो रही थी तो आप समझ सकते हैं कि उस समय रशिया जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरा हुआ था, वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो उस समय रशिया में हथियारों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी तेजी से हो रहा था। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसके पास हथियारों की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उस समय, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने और भी ज्यादा हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके पास हथियार जो थे वो रेडी कंडीशन में थे। उसको बस जैसे ही ये शिपिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई, सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ और उसने तुरंत अपने हथियारों को स्पेन के लिए रवाना कर दिया। बट यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी स्पेन के प्रधानमंत्री के दिल में, उनके दिमाग में। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहा कि रशिया एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, कल को अगर ये हमारे साथ कोई डबल क्रॉस करता है, कोई बेईमानी करता है, तो हम रशिया के अगेंस्ट क्या करेंगे? हम रशिया से युद्ध तो लड़ नहीं सकते हैं। उस समय भी रशिया जो था वो दुनिया की महाशक्ति ही माना जाता था। रशिया के पास अपनी खुद की काफी बड़ी आर्मी थी और उस लेवल की आर्मी थी कि उससे टक्कर लेना हर किसी के बस की बात भी नहीं थी। इसीलिए रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को मात भी दी। बट जो शक का जो कीड़ा था वो स्पेनिश प्रधानमंत्री के दिमाग के अंदर आ चुका था। रशियन हथियार स्पेन आ चुके हैं और स्पेनिश आर्मी ने विरोधियों के खिलाफ अपने ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। 1939 आ चुका है और स्पेनिश आर्मी विरोधियों के अगेंस्ट युद्ध हार चुकी है और स्पेन की जो सरकार थी, जो रिपब्लिकन्स की सरकार थी, वो भी अब गिर चुकी है। अब एक नया क्वेश्चन उठता है स्पेन में, भैया हमारा गोल्ड किधर है, हमारा सोना कहां गया? स्पेन की जनता यही क्वेश्चन पूछ रही है। स्पेन की जो नई गवर्नमेंट है वो अपने रिजर्व बैंक से क्वेश्चन पूछती है कि सोना किधर है, बट रिजर्व बैंक कहता है कि उनके पास स्पेन का सोना बचा ही नहीं है, उनके पास कोई सोना नहीं है और ना ही हमारे पास कुछ बचा है। जब स्पेन की नई सरकार को इस ट्रीटी के बारे में पता चलता है कि स्पेन ने अपना पूरा सोना जो है वो सोवियत यूनियन को गिरवी दिया हुआ है और उनसे हथियार खरीदे थे। अब स्पेन की जब गवर्नमेंट सोवियत यूनियन से अपना सोना वापस मांगती है तो सोवियत यूनियन स्पेन को यह कहता है कि भैया हम आपका जितना भी सोना था वो तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा सोना खर्च हो गया आपके हथियारों को बनाने में। हमने आपका दिया हुआ सोना जो था वो रुपीस में कन्वर्ट किया, रुपीस मतलब जो भी डॉलर्स में या रूबल में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरे देशों से जिनसे हमने कच्चा माल मंगाया था उनको हमने उनकी करेंसी में पेमेंट किया। अब आपका जो सोना था वो आपके हथियार बनाने में, आपके हथियार को ट्रांसपोर्ट करने में, आपके सैनिकों को ट्रेनिंग देने में, साथ ही साथ उन हथियारों में यूज होने वाला जो गोला बारूद था उसको प्रोवाइड कराने में हमारे पास खर्च हो गया। मतलब हमारे बैंकों में भी आपका सोना नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां पर रशिया बिल्कुल मुकर गया कि उसके पास अब कोई सोना नहीं बचा है, वो सोना तो आपके हथियारों के बदले मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इसका पूरा का पूरा एक ही मतलब था कि अब रशिया जो था वो पलट चुका था, उसने क्लियर कह दिया था आपका जो सोना है जो मेरे पास था वो मेरा इन्वेस्ट हो गया आपके हथियारों के लिए। यही नहीं, उन्होंने अपने संदेश में ये भी बात स्पेन को बताई कि हमने आपका सोना जो है वो कहीं पे छुपा भी नहीं रखा है कि अगर आप पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम करें कि रशिया ने हमारा जो सोना है वो कहीं छुपा दिया है और उसको ढूंढा जाए, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आपके हथियारों के बदले हमने सोना लिया था और उन्हीं हथियारों को बनाने में आपका सोना यूज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो सोना जो था वो गया। और दूसरी चीज ये भी थी कि जो ट्रीटी थी वो जिस गवर्नमेंट ने करी थी वो गवर्नमेंट भी स्पेन में अब जा चुकी थी। तो अब ये नई गवर्नमेंट थी और इनको ये बात भी नहीं पता थी कि ओरिजिनली इस जो सोवियत यूनियन और स्पेन के बीच में डिस्कशन क्या हुआ था, ये सोना कहां पर जाके जमा किया गया, कितना था, कैसे गया। अगर वो 500 टन सोना था तो जेन्युइनली 500 टन था, क्योंकि जिन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को अंजाम दिया था वो लोग अब जा चुके थे। अब देखिए दुनिया जो है वो इन दो मतों में बटी हुई है। पहला
जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये जो सोना है बेसिकली इसको सोवियत यूनियन को देने की जरूरत नहीं थी। रीजन, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे स्पेन के, उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी, विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया था। और यही नहीं, अगर आप सेना को आधुनिक हथियार भी दे देते तो भी वो उन लोगों के आगे नहीं टिक पाते, क्योंकि सेना के मुकाबले में उन लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी जो विरोध कर रहे थे सरकार का। यही नहीं, सेना के भी काफी लोग जो थे वो विरोधियों के साथ मिले हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है उस समय सेना का विरोधियों के आगे हारने का। वहीं कुछ और लोग, जो दूसरा मत है वो ये कहता है कि उस समय सरकार ने सही किया, क्योंकि उस समय स्पेन में लोकतंत्र बचाना था। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता, सरकार गिर जाती, तो स्पेन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता और काफी पीछे चले जाता और स्पेन के बुरे दिन चालू हो जाते। तो जो किया वो सही किया। यहां पर इतिहास में कई लोग ये भी कहते हैं कि रशिया ने उस समय स्पेन के साथ धोखा किया, उसको चीट किया, क्योंकि उस समय रशिया को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए पैसे की जरूरत थी अगेंस्ट हिटलर, अगेंस्ट जर्मनी, इसीलिए रशिया ने ऐसा किया। बट जब भी रशिया से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा रशिया ये जवाब देता है कि जो भी चीजें हुई थी वो सारी ट्रांसपेरेंट हुई थी। हमने जितना भी गोल्ड स्पेन से लिया उसकी सारी रसीदें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, सील साइन वो स्पेन को मुहैया कराए, और उनके बदले में हमने जितने हथियारों का वादा किया था वो सारे हथियार जो थे वो स्पेन पहुंचाए गए, ट्रांसपोर्ट किए गए, और इसके सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी रसीदें जो हैं वो रशिया के पास है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी इतिहास रशिया से पूछता है कि आपने स्पेन का सोना चुराया, तो रशिया हमेशा उन डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के सामने पेश करता है कि उसने जेन्युइनली सारे हथियारों को, जो डील हुई थी वो सारे हथियार पहुंचाए थे। यहां पर एक और क्वेश्चन जो है वो लोगों के दिमाग में उठता है कि क्या ये सभी फेयर था? क्या जरूरी था कि स्पेन का वो सोना जो कि स्पेन की अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी था, वो एक सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए दुनिया की महान शक्ति के आगे गिरवी रख दिया? हो सकता है कि कोई और भी रीजन हो। वो क्या रीजन थे? ऐसा तो नहीं था कि स्पेनिश गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्लान थे, उनका आपस में कोई इस तरह से रिलेशन था, या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी रशिया की तरफ से स्पेन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से स्पेन की जो सरकार थी उसने कदम उठाया और दुनिया के सामने यह बहाना बनाया कि विरोधियों के डर से हमने अपना गोल्ड जो है वो रशिया को दिया। बातें बहुत सारी हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट इनका क्या जवाब है इसका जवाब किसी को नहीं पता है। इसके बाद स्पेन के और भी बुरे दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो सोना, जिस सोने की वजह से स्पेन पूरी दुनिया के सामने इतराता था और बताता था कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना उसके पास है और उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो अब खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया को पता चल गया था कि अब स्पेन की जो अर्थव्यवस्था है वो जमीन पे आ चुकी है, उसके पास जितना भी गोल्ड का रिजर्व था वो जा चुका है। वहां के जो लोग थे उनके शक्लों पे भी ये कंडीशन दिखाई देती थी। स्पेन से खुशहाली जा चुकी थी, वहां पर ना जॉब्स थी, यहां तक गवर्नमेंट भी जो जनता को सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, नॉर्मल सुविधाएं, पानी, बिजली, रहने के लिए घर, सड़कें, वो किसी भी तरीके की ऐसी सुविधाएं जनता को नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। तो चलिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि स्पेनिश प्रधानमंत्री की जगह अगर आप होते और आपको ऐसा दिखाई देता कि दुश्मन जो है वो चल के आपके ठीक सामने आ गया है, आपकी हार निश्चित है, और हार ही नहीं, उसके अलावा दुश्मन आपके साथ किस तरीके का बर्ताव करेगा वो भी आपको नहीं पता है। हो सकता है वो आपकी जान भी ले ले। आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बची है आपको, ना ही आपके कोई फ्रेंड्स, कोई कंट्री आपकी हेल्प करने के लिए आ रही है, सबने आपको मना कर दिया है। आपके पास केवल एक रिजर्व है गोल्ड का और उसको यूज करके आप कुछ ना कुछ करके बच सकते हैं और इस जंग को जीत भी सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप क्या डिसीजन लेते हैं? आपका जो भी डिसीजन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। स्पेन का सोना जब एक बार स्पेन से गया तो स्पेन को फिर कभी नहीं मिला, वो बिल्कुल गायब हो गया और आज तक उस गोल्ड का कुछ अता पता भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि रशिया ने उसको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपकी होते हुए भी आपकी नहीं होती है, क्योंकि स्पेन के साथ भी यही हुआ। जब स्पेन को ये चीज पता थी कि उनकी सेना काफी कमजोर है और साथ ही साथ कभी भी विरोध के स्वर खड़े हो सकते हैं और उनको अपनी सेना को स्ट्रांग करना चाहिए, तब प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब बातें उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी तब उन्होंने अपने देश का गोल्ड गिरवी रख दिया। ऐसी कंडीशन में कभी भी इतिहास आपको सही चॉइस नहीं देता है, आपको समझौता करना होता है
अपनी जान बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस तरीके की इतिहास में छुपी हुई घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मेरा चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।